नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। मिड डे मुद्दा में आज एक बेहद दर्दनाक घटना की हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के राज में उनके सबसे प्रिय प्रोजेक्ट शराबबंदी और उसके बाद जहरीली शराब से जितने लोगों की जानें गई हैं वो 3 दर्जन को पार कर चुकी है। और अपुष्ट सूत्रों की माने तो जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 50 से ऊपर है। और ये घटना महज 48-72 घंटों के भीतर सिवान छपरा के इलाके में हुई है। कागजी खानापुरी के नाम पर कहीं एसएचओ को सस्पेंड किया गया, कहीं चौकीदार को सस्पेंड किया गया। और शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब की घटनाएं क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। जब शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब की घटना होती थी, लेकिन शराबबंदी के बाद बिहार में शराब पहुंच कहां से रही है। और जो घटना हुई है वो देसी पाउच पीने से हुई है। पाउच क्या होता है उसे शराब बनाने वाले और शराब पीने वाले बखूबी समझते हैं कि स्पिरिट को मिलाकर के देसी शराब किस प्रकार से बनाई जाती है और किस प्रकार से उस केमिकल कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ करने से वो जहरीली हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार का प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री शराबबंदी के बावजूद शराबबंदी को वास्तविकता में वास्तविक रूप से अमली जामा पहनाने में विफल रहे हैं। शराबबंदी नहीं होती तो राज्य सरकार को टैक्स भी मिलता, उस टैक्स से सरकार वंचित है। दूसरी एक पैरेलल व्यवस्था निर्मित हो गई है। तो ये कौन सा सुशासन है और कौन से सुशासन बाबू की सरकार है? इसी मुद्दे पर हम मिड डे मुद्दा में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है रोज की तरह जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऋषि मिश्रा जी भी जुड़े गए हैं। भाऊ, सबसे पहले हम आप ही के पास आ रहे हैं और आपके पास आने के पहले 2 साल पहले की एक फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जब उस वक्त ऐसी घटना हुई थी, शराब से मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, तब जो बयान दिया था जरा उसे सुनिए। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। जी भाऊ, ये पियोगे तो मरोगे और नहीं पियोगे तो अमर हो जाओगे, ये बात नीतीश कुमार ने नहीं कही है, लेकिन पियोगे तो मरोगे। अब सवाल यह कि शराबबंदी हुई क्यों और शराब की खेप बिहार पहुंच कैसे रही है। उससे भी बड़ी बात कि अवैध पाउच या अवैध शराब बंद कैसे रही है। देखिए अभिषेक जी, यदि ये मैं कहूं कि अतिशयोक्ति होगी, शराबबंदी से राज्य के आय को, यानी जो राज्य में जो पैसा आता है उसमें कमी आती है। एक जो कर आता है, जो टैक्स होता है, वो टैक्सेस में कमी होती है। सरकार की कमाई कम होती है, लेकिन फिर अधिकारी और नेताओं की कमाई बढ़ती है। जिन जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों में बहुत ही सहूलियत से शराब मिलती है। शराबबंदी ये ढकोसला है। शराबबंदी यदि है तो फिर शराब बिक कैसी रहेगी? सुशांत चंद्र बाबू ये नहीं कह सकते कि शराब पियोगे तो मरोगे, तो फिर शराबबंदी करने की जरूरत ही नहीं है। बिकने दीजिए शराब, जहरीली शराब, मरने दीजिए लोगों को। आपको शराबबंदी करने की जरूरत क्या है? लोग मरने लगेंगे, शराब पीना छोड़ देंगे, यही थ्योरी है ना उनकी। बोले पियोगे तो मरोगे, मत पियो, तो शराबबंदी मत करो ना। लोग पिएंगे, मरेंगे, छोड़ देंगे। आपकी जरूरत ही नहीं शराबबंदी करने की। शराबबंदी ये चंद नेताओं के और अधिकारियों के पॉकेट गर्म करने के लिए होती है। जिन जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां का यही हाल। गुजरात में आप जाइए और होटल में जाके आप जब रूम में चेकिंग करते हैं किसी बड़े होटल, तो बाकी जगह तो आपका बैग रख के आपको सैल्यूट करके निकल जाता है, और यहाँ वो वेटर आपको कहता है या पोर्टर कहता है कि साहब ये ड्राई स्टेट है, यहाँ शराबबंदी है, लेकिन आप अपना ब्रांड बता दीजिए, शाम तक मैं ले आऊंगा। रूम डिलीवरी शराब की सिर्फ गुजरात में होती है। गुजरात में शराबबंदी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गुजरात में। और अभी तो नरेंद्र मोदी जी ने फन सिटी में जो टॉय सिटी है उनकी, जो गिफ्ट सिटी, सॉरी, उस सिटी में तो अभी दारू की दुकानें और बार भी खुलवा दी है।
तो कुल मिलाकर शराबबंदी ये ढकोसला है। शराबबंदी चंद लोगों का पॉकेट गर्म करने के लिए है, और शराबबंदी यदि दिल से करना चाहते हैं, नीतीश कुमार के दिल में है कि वाकई लोग शराब न पिए, तो फिर शराबबंदी की एग्जीक्यूशन ठीक करें। शराब की पाउच होम डिलीवरी कैसे होती है और खुलेआम बिकती है? जब लोग मरते हैं तब पता पड़ता है। जब लोग नहीं मरते इसका मतलब ये नहीं कि शराब बिकती नहीं। शराब धड़ल्ले से बिक रही है, लोग शराब पी रहे हैं। हाँ, जब कोई जरूरत से ज्यादा लालच करके थोड़ा शराब के बनाने में थोड़ी गड़बड़ी कर लेता है, तो वो शराब जानलेवा हो जाती है। 22 में 14 दिसंबर 2022 में क्या हुआ? 70 से 72 लोग मरे, इसी बिहार में मरे। ये तभी का डायलॉग है उनका जी। उसके बाद यदि मैं WHO का आंकड़ा बताऊं तो वैसे ही शराब से मरने वालों में भारत का रिकॉर्ड चाइना से भी बढ़िया है। चाइना में हर 1 लाख के ऊपर 16.1% लोग शराब से मरते हैं। भारत में 1 लाख के ऊपर 38.5% लोग शराब से मरते हैं। चाइना से दुगना रेट है अपने यहाँ मरने वालों का जी। क्योंकि ऐसे ही ये शराबबंदी की वजह से जहरीली शराब पी के लोग मरते हैं। तो मतलब देखिए आप बोलने के लिए लोग कहेंगे कि आप खींचतान के बीजेपी पे आते हैं, लेकिन 2 एनडीए के राज्य हैं। एक राज्य है बिहार, जहां नहीं, एक है बिहार जहां एनडीए की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां शराबबंदी है तो नकली शराब बिकती है और लोग मरते हैं। और एक राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां एनडीए की सरकार है, वहां नए शराब नीति के तहत शराब के भाव इतने कम कर दिए हैं कि 90 रुपए में कोई भी ब्रांड आपको मिलेगा ताकि शराब की सहूलियत हो जाए। जी। अब मैं क्या मानूं एनडीए की शराब नीति क्या है? क्या कोई भाजपाई मुझे बता दे कि आंध्र में शराब अच्छी, बिहार में शराब बेकार, गोवा में गोमांस अच्छा, पूरे देश में गोमांस बेकार, नॉर्थ ईस्ट में गोमांस ठीक है, सेंट्रल इंडिया में गोमांस खराब। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? मुसलमानों को रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में ठीक है, मस्जिदों को पैसा ठीक है मेंटेनेंस का, बाकी मस्जिद और धर्म के नाम पे रिजर्वेशन पाप है। कौन सा भाई चेहरा, कोई चेहरा एक जगह पे रुक के बताइए आप। ये सरकार का फेलियर है। यदि शराब बिकती है तो शराब बंदी करिए, तो फिर शराब बंदी हो जानी चाहिए। आपने तो शराब बंदी कर दी, जो लीगल विक्रेता है उनको तो आपने रोक दिया, गैर कानूनी इलीगल जो शराब बिक रही है उसमें कौन हाथ? अब आपने थाना पूरा सस्पेंड किया। क्या आपको क्या लगता है कि ये 2 जगह जहां सारण और सिवान, एक ही इन बेल्ट 2 है। जगह मतलब 16 गांव है जहां सबसे ज्यादा प्रकोप है, जी। सिवान और उस इसके एरिया के। अब मुझे बताइए, ये लोग अब मरे हैं शराब पी के, इसका मतलब पहली बार शराब परोसी की और लोग मर गए क्या? जो पी रहे थे, रोज पी रहे थे, एक दिन गलत शराब आ गई तो मर गए। तो जो रोज पी रहे थे उसका क्या? और मुझे लगता है इन सारा सवालों के जवाब तो ऋषि जी अच्छी तरह से दे पाएंगे, मैं ऋषि जी क्योंकि के वो पास ही आ रहा बैठे हूँ। हैं। हम एक तो ताजा दिल्ली से बयान देख रहे आया हैं। है। नहीं, एक ताजा बयान आया है, उसी को लेकर ऋषि जी के पास आया हूँ। ऋषि जी, बिहार में पहले रेवेन्यू के 2 सबसे बड़े सोर्स माने जाते थे। जब झारखंड बट गया उसके बाद, एक जमीन की रजिस्ट्री डिपार्टमेंट और दूसरा मद्य निषेध डिपार्टमेंट, जिससे एक्साइज टैक्स और शराब वाले टैक्स आते थे। और बिहार में संयोग से ये दोनों विभाग अभी रत्नेश सदा के पास है। एक में तो शराबबंदी से टैक्स का रास्ता बंद हो गया, लेकिन जमीन के मामले में आप जानते हैं कैसे रजिस्ट्रार बदमाशी कर रहे हैं। रत्नेश सदा का भी बयान आया है, और वो बयान में वो ये बोले हैं, जब पत्रकारों ने पूछा है कि शराबबंदी के बावजूद कैसे जहरीली शराब से लोग मरे, तो उनका कहना है बुड़बक वाला सवाल मत पूछिए, मतलब मूर्ख वाला सवाल मत पूछिए। ये मंत्री जी का जवाब है अभी कुछ देर पहले का। कैसे लेते हैं आप इसको? ये नीतीश कुमार के जिम्मेदार मंत्री हैं और उन्हीं की पार्टी के हैं। पहले आपको ये बता दूं, जहां ये घटना हुई है यानी छपरा और सिवान के बेल्ट में,
जैसा भाव ने बताया, भाव मैं आपको बताऊं, 2022 में जो 72 लोग नकली शराब पीने से 72 लोगों की मौत हो गई थी, इसी छपरा और सिवान में 2022 में 72 लोगों की मौत हो गई थी। जहां आज घटना हुआ है वहां उसी जगह पे उसी जिले में 2 साल पहले 72 लोग जो है नकली शराब पी के मर गए थे। और ये और बलिया से आप जुड़ा हुआ मंत्री का इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। आप मंत्री का बयान पे चर्चा कर रहे हैं। मंत्री का क्या हैसियत है जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे। तो सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि भी शराबबंदी आपने क्यों किया। अब मैं आपको बता दूं, जो ये नकली शराब कहाँ बनता है, नकली शराब बाहर से आता नहीं है। जो लोकल लेवल पे जो पाउच मिलता है 50 रुपया में, 30 रुपया में जो पाउच मिलता है, बिहार के भाषा में आप समझते होंगे पाउच किसको कहते हैं जी, वो स्पिरिट से बनाते हैं। जो है आसपास स्पिरिट से बनाते हैं, वो आसपास के क्षेत्रों में बनता है। जब ये स्पिरिट आसपास के क्षेत्रों में बनता है तो क्या थाना, एसडीएम, डीएम और एसपी को इस डेवलपमेंट की जानकारी नहीं होती है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में नकली शराब बनाया जा रहा है, शराब माफिया द्वारा। और शराबबंदी आपने क्यों किया कि जो बिहार में जो शराब का सप्लाई है उसको खत्म किया जाए। तो फिर ये आप ऐसा बयान क्यों देते हैं? सिर्फ रत्न सदा नहीं, श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उन्होंने भी इस प्रकार का बयान दिया है जी। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आप एक्शन लेने के बदले आप लोगों को सलाह दे रहे हैं। मरने वाले कौन है अभिषेक जी? आप देखिए, गरीब लोग हैं जो सिर्फ एक टोला में 16 लोगों की मौत हुई है। मुसहर टोला है वो, सिवान का मैं एग्जैक्ट जगह मुझे याद नहीं आ रहा, करहर है या कुछ जगह का नाम है। उस करहर के मुसहर टोला में 16 लोगों का, एक ही टोला में 16 लोगों की मौत हुई है। और ये आंकड़ा 26 तक नहीं है, 35 तो ऑफिशियल है और 44 लोग जो है गंभीर रूप से 50 देखिए जो सरकार का जो ऑफिशियल ये है, मैं उसी पे चर्चा करूंगा। 35 जो है ऑफिशियल है और 44 लोग जो है गंभीर रूप से मतलब बीमार है, मतलब गंभीर रूप से वो मतलब बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। और 7 लोगों ने अपने आंख की रोशनी खो दी है। मैं सिर्फ आप इस चीज को समझिए अभिषेक जी, शराबबंदी आपने लगा दिया, लेकिन शराब माफिया यहाँ पे कौन है? मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं शराब नेक्सस से जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी आप जानते हैं कि बिहार में देखिए, अशोक वानखेड़े सर को मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए ये 50 लीटर, 60 लीटर, 100 लीटर जो शराब जो है, कोई आम आदमी, छोटा मोटा आदमी बिजनेस कर सकता है। लेकिन 1000 लीटर, 2000 लीटर, 5000 लीटर का जो सप्लाई होता है शराबों का जो खेप पकड़ा जाता है, बड़े बड़े ट्रक पकड़े जाते हैं, इस सप्लाई चेन में किसका पैसा लगा होता है? कोई छोटे मोटे लोगों का लगा नहीं होगा। 50 करोड़, 100 करोड़, कम से कम ये इतने बड़ा अमाउंट किसका लगा हुआ है? ये आम लोगों का होता नहीं है। और आप कार्रवाई किस पे करते हैं? जो 200 ml पीते हैं, 400 ml पीते हैं। और कार्रवाई किन पे करना है? जिन पे कार्रवाई करना है वो सत्ता के हिस्सा है, सत्ता में उनकी हिस्सेदारी है। आपने देखा होगा बिहार विधानसभा में एक मंत्री का नाम आया था और मंत्री के भाई पे ये आरोप लगा था कि ये बहुत बड़े शराब माफिया। मैं पत्रकार आरोप नहीं लगा रहे हैं, उस समय के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था। वो नेता किस पार्टी से है? और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस नेक्सस में इन्वॉल्व हैं। और मंत्री से सवाल, पत्रकार बेचारे यूट्यूबर होते हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो सवाल कर पाए। हमारे जैसे यदि पत्रकार होते तो माननीय मंत्री से सवाल करते कि शराबबंदी फिर आपने क्यों लगा रखा है बिहार में? जब शराब मिलेगा, पियोगे तो मरोगे, तो शराब इतनी आसानी से क्यों मिल रहा है जब बिहार में शराबबंदी लगी हुई है?
ऋषि जी एक बात बताऊं आपके आपको, भाव शासन मैं आपको प्रशासन बता के रहा लोग हूं। क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं तो दावे के साथ कहता हूं भाव, जब से शराबबंदी हुई है, जितने भी एसएचओ की तैनाती हुई है, जितने भी एसपी की तैनाती हुई है, जितने भी डीएम की तैनाती हुई है, उसके सोर्स का जांच करवा लिया जाए, उसका उनकी संपत्ति की जांच करवा लिया जाए, उन तमाम नेताओं की संपत्ति की जांच करा लिया जाए। पता चल जाएगा कि शराब नेक्सस में कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है। जी, हाथी के ऋषि दांत दिखाने के भाव के पास कुछ आने और के है। पहले, और नहीं, भाव के पास आने के पहले एक घटना मैं अभी बता दूं, फिर अब आ रहा है भाव के पास। भाव दिसंबर की नहीं, अक्टूबर नवंबर 2022 की बात है। एनडीए के एक सांसद के यहाँ, जो अब सांसद नहीं है, बिहार के सांसद है एनडीए के, उनके यहाँ एक शादी में मैं गया था। और एनडीए के सांसद, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, उनके यहाँ शादी के रिसेप्शन में मैं गया था, मुझे भी निमंत्रण मिला था, मैं गया था। और वहां पर शराब के काउंटर बने हुए थे, जैसे पेप्सी कोला के काउंटर होते हैं वैसे काउंटर लगे हुए थे। ये बात मैं बता रहा हूं। और अभी की एक घटना इस शराब के साथ साथ बता दूं, थर्मोकोल की नाव बनाकर बिहार के पूर्णिया में, वही जिस जिले में कल परसों नीतीश कुमार भी थे, थर्मोकोल की नाव बनाकर तकरीबन 24 लोग उस नाव पर सवार होकर मैयत में जा रहे थे। अभी खबर आई है, और मैयत में जा रहे थे और वो नाव पलट गई है। किसी तरह स्थानीय लोगों ने नदी में से उन लोगों को बचाया है, थर्मोकोल की नाव बनाकर जा रहे थे। ये सुशासन बाबू है, विकास का ढोल पीटते हैं। क्या लगता है भाऊ आपको, क्या इस शराबबंदी को देखिए लेकर नीतीश कुमार को ऋषि पुनर्विचार करना चाहिए? जिद पर अड़े हुए हैं, ऋषि पैरेलल ऋषि जी ने व्यवस्था जो कायम बात हो गई है, कही समानांतर व्यवस्था। ऋषि जी ने जो बात कही, मैं उसी को कह रहा था कि शराबबंदी किसके लिए होती है? प्रदेश के हित के लिए नहीं होती। शराबबंदी एक अलग सोर्स, देखिए शराब तो उतनी ही बिकती है जितनी बिकती है। जो टैक्स सरकार को जाता है वो नेताओं को और अधिकारियों के पॉकेट में आता है। आप शराब पीने वालों को नहीं पकड़ सकते। मेरा तो मानना है शराब उपलब्ध किसने करवाई ये बात, और बड़ी मछलियां कैसी होगी, वो सत्ता का हिस्सा है। और जो ऋषि ने कहा कि सभी राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष के ही लोग हैं, विपक्ष के लोगों के भी हाथ इससे लगे हुए हैं। वो उनकी मधुशाला की रुबाई थी हरिवंश राय बच्चन की, मंदिर मस्जिद भेद कराती मेल कराती मधुशाला। तो यदि बिहार के मामले में मैं कहूं तो आज के जमाने में लिखते तो हिंदू विरोधी लोग कहते राजनीतिक थे उनको। विचारधारा भेद कराती लेकिन मेल कराती मधुशाला। राजनीतिक विचारधारा में पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन जहां दारू का धंधा है, चाहे कानूनी हो गैर कानूनी हो, ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। सब मिलकर खाओ, बिहार को मरने दो। सवाल पीने वालों का नहीं, सवाल बेचने वालों का है। जी, पीने वालों को तो बहाना पीने वाले चाहिए। न शराब शराब पीने वालों पे नहीं, पिलाने वालों पे होना चाहिए। सवाल ये है कि मैं तो आसपास अपने मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं। मैं आसपास देखिए समाज, देखिए आप एक मैं बार बार अभिषेक जी को कहता हूं कि कोर्ट के नजर में आप दोषी हो जाएंगे, लेकिन समाज के नजर में दोषी नहीं, मतलब सजा मुक्त कैसे होंगे? क्योंकि समाज ने आपको फलते फूलते देखा है। हमारे आसपास कई जो शराब से जो माफिया हैं, एक जमाने में उनके पास साइकिल नहीं हुआ करते थे। एक जमाने में उसके पास चलने के लिए साइकिल नहीं हुआ करते थे। उस शराब माफिया के पास फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है। हर 3 महीने 4 महीने पे गाड़ी बदल देते हैं लोग। बड़े बड़े बंगले, जिसके पास मतलब झोपड़ी का घर नहीं था, उसके पास बड़े बड़े बंगले हो गए हैं। एक बात कह खत्म करूंगा, एक बात कह खत्म करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ। भाव से उस पे मैं अपना विचार लेना चाहूंगा कि आजकल देखिएगा बिहार के लोग जो है देवघर बहुत जाते हैं। देवघर का जो टूरिस्ट एरिया जो है बहुत ही डेवलप, मतलब वहां संख्या भीड़ हो गई है। इधर आप कलकत्ता चले जाइए, और इधर हमारे झारखंड में देवघर चले जाइए। जो देवघर के नाम पे, पूजा करने के नाम पे जाते हैं और क्या करके लौटते हैं 24 घंटा में। आप इधर देखिए, आपको किसी भी समय में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, बिहार के किसी भी जिले से देवघर का टिकट मांगिए, नहीं मिलेगा। अब क्यों जाते हैं? अभिषेक जी से इस बात पर प्रकाश में कहूंगा, अभिषेक जी को डालने के लिए कि देवघर में, झारखंड में शराब बहुत आसानी से उपलब्ध है। नहीं, भाव को मैं बता देता हूँ होता क्या है। जब से शराबबंदी हुई है 1 अप्रैल 2016 से,
उसके बाद से बिहार में क्या हो रहा है, डॉक्टरों का कोई जलसा नहीं हो रहा। डॉक्टरों के सम्मेलन होते हैं, अक्सर दवा कंपनियों के होते हैं, वो सब बनारस में हो रहे हैं, नहीं तो देवघर में हो रहे हैं, क्योंकि वहां आसानी से वो सारी चीजें मिल जाती हैं जिन पर बिहार में बैन है। और बिहार से सही कहा ऋषि ने, नेपाल बॉर्डर के लोग वीरगंज चले जाते हैं, छपरा सिवान के लोग बलिया चले जाते हैं, इलायची खा के आ जाते हैं, जिनको पुलिस से डर लगता है, और जिनको डर नहीं लगता वो शराब पीते हैं, मंगा करके अवैध शराब। और पटना साइड के लोग सीधे देवघर का रुख करते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार के रेवेन्यू को लॉस अलग, नीतीश कुमार की जिद की वजह से सामाजिक समस्या भी है, लॉस भी हो रहा है। जी, बहुत ही बढ़िया किस्सा जो मेरे साथ हुआ वो मैं बता रहा हूँ। मैं चेन्नई से, एक मेरे मित्र थे तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बड़े प्रोड्यूसर थे, तो वो मुझे लेके गए तिरुपति बालाजी। तो चेन्नई से हम बाय व्हीकल तिरुपति बालाजी गए। अब 2 दिन ऊपर तिरुमला में रहे, पूजा उजा की, सब सारी व्यवस्था थी। जब बाहर आ गए और जैसे ही तिरुमला का बॉर्डर कटता है, मतलब जो लाइन खींची गई है कि यहाँ तक तिरुमला का एरिया है और यहाँ तक तिरुमला समाप्त हो जाता है, वहां पे एक 10 सेंटीमीटर की भी जगह नहीं छोड़ी होगी कि एक दारू की दुकान। और तिरुमला से आने वाली हर गाड़ी, वहां पैर रखने को जगह नहीं, इतनी गाड़ियां खड़ी थी। तो ये हमारे प्रोड्यूसर भी वहां पे उतरे, उन्होंने गाड़ी भी तिरुमला क्रॉस करने नहीं थी क्योंकि गाड़ियां बहुत थी आगे। वो उतर के मुझे बोले कि आप बैठे रहिए, वो सामने गाड़ी अभी ये थोड़ा सा जाम खुल जाएगा तो आगे देंगे, मैं अब उधर से आता हूँ। मैं उसको देख रहा था, वो गया, उसने पहले उस दुकान से दारू की बोतल ली 2, और उसके चेहरे पे ऐसा आनंद था जैसा तिरुपति भगवान का उसने दर्शन कर लिया होगा, जो आनंद मुझे दिखा। और गाड़ी में आया, बोला 2 days नो बाबा, देयर टेम्पल आर नॉट अलाउड नाउ। मतलब बिल्कुल ये बॉर्डर। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसे दारूबंदी का क्या मतलब है? एक मैं बार तो कहता हूँ भाव, मैं एक किस्सा और सुनाता हूँ, मुझे बहुत ही मजे का है। मैं मुंबई से आ रहा था, सोमवार की नाइट की फ्लाइट थी, मतलब 9 साढ़े 9 बजे फ्लाइट लेट हो गई जी। हम उतरे, एक बिल्डर हमारे साथ थे दिल्ली, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। तो वो बिल्डर ने मुझे मतलब बात होती हुई रही, वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अशोक जी जरा मेरा बैग है लाल रंग का, देख लेना आप प्लीज। और मेरे हाथ में वो पकड़ा दिया उसने, वो टिकट का वो, और वो चला गया। मुझे क्या लगा कि कहीं टॉयलेट वॉयलेट जाना होगा, तो बेचारा जल्दीबाजी में है, तो मेरे हाथ में मैंने वो बैग, जितने लाल बैग आ गए वो नाम देख देख के उसका बैग उतारा, ट्रॉली में डाला। मेरा तो बैग हैंडबैग था, लेकिन उसके लिए मुझे रुकना पड़ा और मैं बाथरूम पे पास जाके खड़ा रहा। 10-12 मिनट में बाथरूम में देखा, फिर मैंने अंदर जो टॉयलेट्स बने हुए थे अंदर दरवाजे पे, वहां ठक ठक करके बोला, नाम लेके चिल्लाया, वहां था ही नहीं। मतलब बड़ा गजब आदमी, मुझे छोड़ के कहाँ गया? फिर मैंने फोन किया तो बोला बाहर आइए, मैं गाड़ी में हूँ। अब मुझे बड़ा कोफ्त हुआ, यार इस आदमी ने मेरे से बैग, पोर्टर जैसा बैग उठवाया, गजब आदमी। मैं अंदर जिसे गया तो मैंने बोला कहाँ है, मेरी गाड़ी है। बोला नहीं आप आई। तो मेरा ड्राइवर ने मेरी बैग ली, मैंने इसकी बैग इस गाड़ी में रख दो। अरे 2 मिनट रह जाओ मेरी गाड़ी में, मर्सिडीज में था मैं बैठा। बोला क्या हुआ अशोक जी? वो मंगलवार को 5 मिनट बच गए थे, रात को 12 बजने में 5 मिनट, और फिर 12 बजने के बाद मंगलवार शुरू होता था। अब मंगलवार को हम पीते नहीं है, तो इसलिए हम भाग के गए। ड्राइवर ने ऐसा गाड़ी में पैक बना के रखा था, फटाफट 2-3 पैक पिए। अब 12 बज गए हैं तो हम अब मंगलवार को अब नहीं पिएंगे। मतलब ये कौन सा कानून है कि मंगलवार को दारू पी नहीं सकता, लेकिन दारू पी के मंगलवार में जा सकता है? बताइए। तो ये सुडोइज्म है, ये इस देश में सुडोइज्म है। और ऐसा ही सुडोइज्म जो मंगलवार को रात को 12 बजे के 5 मिनट पहले भाग के दारू पीना, यही दारूबंदी का एक ओरिजिनल एक सवाल है भाऊ, ओरिजिनल चेहरा है। मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ, उस पर दोनों लोगों का मैं राय जानना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, पक्ष भी चाहता है शराबबंदी, विपक्ष भी, तेजस्वी यादव भी बहुत हमलावर हैं इस विषय को लेकर। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के विधायक और मंत्री सांसदों से निवेदन करता हूं कि अपना ब्लड सैंपल दें, और ब्लड सैंपल दें, और ये जांच हो जाए कौन शराब पीता है या कौन शराब नहीं पीता है। असल बिहार में शराबबंदी है या नहीं पता चल जाएगा।
ये जो नाटक जो हमारे नेता लोग करते हैं, ये नाटक का पोल खुल जाएगा, ये नाटक का पोल खुल जाएगा। ये जितने भी विधायक हैं, चाहे वो राजद के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, लेफ्ट के हो, सब अपना ब्लड सैंपल दे और लाइन से विधानसभा में ये लाइव टेलीकास्ट हो, बजाते चैनल को बुलाया जाए, सैंपल लिया जाए और उसी समय रिपोर्ट दिया जाए कि जो ये ब्लड है इसमें कितना अल्कोहल है। भैया सब पोल खुल जाएगा। नहीं, भाव के पास हो रहा है ना। ऋषि जी, मैं भाव के पास आ रहा हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है, लेकिन भाव ये बताइए, बिहार में गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास, वो गृह मंत्री भी है। लालू यादव तो वित्त मंत्री थे, तो फॉर्डर स्कैम में फंस गए। नीतीश कुमार गृह मंत्री है, तो क्या इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी वो लेंगे? क्योंकि उन्हीं के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर है, उन्हीं के अंडर में पुलिस प्रशासन है, उन्हीं के अंडर में सामान्य प्रशासन भी है। देखिए, उन्होंने लिपापोती करने के लिए एक थाने को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन होगा, एक आध 2 महीने बाद इस खबर को दब जाएगी, नई कुछ खबरें चलने लगेगी, धीरे से उनका सस्पेंशन रिवोक होगा, वो वापस अपने ड्यूटी पे जाएंगे, किसी और दूसरे जिले में वही काम करेंगे। सवाल ये है, जिस थाने क्षेत्र में ये होता है उस थाने के तमाम स्टाफ पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 307, 302 का। क्यों? कि उनके होते हुए यदि नकली शराब बिकी है, लोग मरे हैं, तो उनका उसमें हाथ है, ये मान के चलना होगा। बगैर पुलिस के कॉन्फिडेंस में लिए कोई नंबर 2 का काम होता नहीं। बगैर पुलिस के कॉन्फिडेंस में लिए मुंबई में हत्याकांड नहीं होते। बगैर पुलिस के कॉन्फिडेंस के लिए हुए रास्तों पे डकैतियां नहीं होती। लेकिन 2022 में जब ये घटना हुई शराबबंदी की, उस वक्त नीतीश कुमार ने सभी दलों के लोगों को बुलाया और कहा कि क्या करना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। सबने कहा, राजद भाजपा सबने, कि नहीं होना चाहिए, शराबबंदी जारी रहनी चाहिए। क्या लगता है, ये दोनों लोग भी, ये दोनों पार्टियां भी समान रूप से दोषी हैं? अरे कौन चाहेगा शराबबंदी? शराबबंदी ना हो ये आम आदमी चाहेगा। जिसको कहीं जाके गर्मी में एक आध बियर पीने की इच्छा होती है, कोई सेलिब्रेशन हो गया तो एक आध विस्की पीने की इच्छा होती है, वो चाहेगा कि शराबबंदी ना हो। ये नेता लोग चाहेंगे शराबबंदी हो। जो राज्य के हित की बात करते वो कहेंगे शराबबंदी ना हो, क्योंकि शराब से रेवेन्यू आता है। शराब तो लोग पी रहे हैं, लोग जो मर रहे हैं उससे दिखता है लोग पी रहे हैं, तो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? वो एक्साइज का पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है? जी, कोई अपनी पर्सनल वसूली एक्साइज है क्या? पर्सनल एक्साइज हो रहा है सब पार्टी फंड के लिए। कोई नेता नहीं चाहेगा शराबबंदी उड़ जाए, सब लोग चाहेगा शराबबंदी रहे, क्योंकि जब तक शराबबंदी रहेगी शराब बिकती रहेगी, और जब नंबर 2 की शराब बिकेगी इन सब के पॉकेट में पैसा आएगा। मैंने फिर कहा, स्टार्टिंग में मैंने कहा था, जब किसी राज्य में शराबबंदी होती है तो शराबबंदी की वजह से राज्य की इनकम कम होती है और नेता और अधिकारियों की इनकम बढ़ती है। भाव मैं एक बात आपको एक मिनट सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शराब और मतलब जो शराब माफिया है और पुलिस का क्या नेक्सस है। आपने सुना होगा अभिषेक जी, बिहार के एक थाने में सैकड़ों बोतल शराब की पकड़ा गया था, और कुछ दिनों के बाद जब वो शराब का रिकवरी होना था तो पता चला गया कि बिहार के चूहे इतने तंदुरुस्त हैं कि सैकड़ों बोतल शराब चूहे पी गए। थाने में जो शराब जब्त किए गए थे वो शराब हमारे बिहार के चूहे पी गए। तो आप समझ सकते हैं ये शराब मतलब का सप्लाई, एक तरफ गिरफ्तारी होती है, एक तरफ मतलब आप जब्त करते हैं, और दूसरी तरफ थाना से ये शराब कहाँ चला जाता है। और बेचारे आरोप लगा देते हैं बेचारे हमारे निसहाय चूहों पर। हमारे जो गणेश जी के जो सवारी है उनपे ये आप लोग आरोप लगा देते हैं कि सैकड़ों बोतल शराब जो है चूहे पी गए। एक बात, दूसरी बात, शराब मतलब शराबबंदी से क्या हुआ है भाऊ, कि जो ये सूखा गैंग जो है, जो शराब जिसको उपलब्ध नहीं है, वो गांजा, चरस, तमाम ऐसे जो 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 नशे का सेवन करने वाले लोग हैं, उसकी संख्या बढ़ गई है, और उसकी संख्या बढ़ गई है उससे क्राइम बढ़ रहा है। आप समझ जाइए, जो नशेड़ी है, जो नशेड़ी है, अरे भैया कब सिरप छोड़ दीजिए, गिरगिट होता है ना, गिरगिट, उसको मार के उसको सुखा के फिर उसको जला कर सूंघता है लोग। जो व्हाइटनर आता है ना, व्हाइटनर,
व्हाइटनर सबसे ज्यादा नशा उसी से होता है। जो ये गिरगिट जो छत पे देखते हैं, गिरगिट है ये, उसको मार के सूंघता है जला के। और जो व्हाइटनर होते हैं, जो आप कुछ लिखते हैं और ये गलत हो जाता है तो जो व्हाइटनर, उसको सूंघने से भी नशा होता है। उसकी बिक्री बढ़ गई है। कप सिरप में कोरेक्स कप सिरप आता है, उसकी बिक्री बढ़ गई है। और इसके कारण, और सुन लीजिए ना, ऐसे लोग जो इन चीजों के आदतन होते हैं, वे इतने बड़े नशेड़ी होते हैं, और उनके पास यदि 100, 150, 200 रुपया नहीं हो तो वो 200 के लिए मर्डर कर देते हैं। बिहार में इन दिनों जो क्राइम बढ़ रहा है, यही जो नशेड़ी गैंग है, जिनको नशा करने के लिए पैसे नहीं है, 400-500 रुपये नहीं है, वो 400-500 के लिए अपराध करते हैं, छिनतई करते हैं। आप इन दिनों देखे होंगे कि बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, लेकिन ये छिनतई, ये पिस्तौल भिड़ा का मर्डर कर देना 500 रुपये के लिए, 600 रुपये के लिए, ये जो क्राइम हो रहा है बिहार में चरम पे है। तो कितना बड़ा आप नुकसान बिहार को पहुंचा रहे हैं, सिर्फ राजस्व को लेकर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहता हूं बड़े बड़े पत्रकारों को आना चाहिए, और उस थाना का नाम याद नहीं आ रहा है, जहां चूहे ने सैकड़ों बोतल शराब 2-3 दिन में पी गए। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। नहीं, नीतीश कुमार जी ने चूहों के लिए अलग सर्कुलर निकालना चाहिए शराबबंदी का। नीतीश कुमार जी ने इंसानों के लिए निकाला था, लेकिन बिहार के चूहे भी कम नहीं। ऐसा ही महाराष्ट्र में भी हो गया था। ये दो उदाहरण हमेशा बड़े बिरले हैं। बिहार में चूहे शराब पी गए और महाराष्ट्र में एक डैम टूट गया, पूरा गांव की गांव बह गया। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता पड़ा कि उस जो रिपोर्ट आई उसमें एक आ गया कि वो खेकड़ों ने डैम खा गए, खेकड़े, जबकि वो डैम इंजीनियर खा गए थे। ये हमारे देश में खेकड़े डैम गिराते हैं, चूहे शराब पी लेते हैं, और हमारे मंत्री महोदय कहते हैं नहीं, मैं अभिषेक जी तो मरेंगे, हम क्या कर सकते हैं। मैं एक बात पॉइंट करके खत्म करूंगा। जिस मिथिलेश राय का नाम इस छपरा सिवान कांड में आ रहा है, वो मिथिलेश राय पहले भी शराब कनेक्शन को लेकर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सवाल ये उठता है, शासन प्रशासन उस मिथिलेश राय जो शराब माफिया है, उस पर नजर क्यों नहीं बना कर रखी। वही मिथिलेश राय ने हर जगह, जैसे शासन का रिपोर्ट है, उसी मिथिलेश राय ने तमाम गांवों में दशहरा के समय में ये पाउच वाली शराब सप्लाई की थी, जिसके पीने के कारण कितने लोगों की मौत हो गई है और कई दर्जन लोग जो हैं गंभीर रूप से बीमार हैं। जी, आखिरी सवाल पर मैं आ रहा हूँ। सवाल तो आपने खैर खुद ही बता दिया। भाऊ, दोनों से मैं आप दोनों लोगों से आखिरी सवाल में लूंगा। सबसे पहले भाऊ आपके पास आ रहा हूँ। इस घटना के बाद क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार कोई रैशनल फैसला शराबबंदी को लेकर लेने वाले हैं? क्योंकि इससे सामाजिक समस्या बढ़ रही है, आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है, जान माल की क्षति हो रही है, सब कुछ एक साथ बिहार में देखने को मिल रहा है। नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता, क्योंकि जो हर इंसान के साथ एक मानवीयता होती है। मुझे लगता है मानवीयता का पहलू नीतीश कुमार में खत्म हो गया है। नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से कहा पिएंगे तो मरेंगे, इसका मतलब वो कहेंगे कि चलो फिर एक और भैया हर साल मरेंगे, हर साल मरने का कोटा फिक्स कर देते, शराब पियो और मरो, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो वहां का मत पियो जी। लेकिन शराब बेचता कौन है, अवेलेबल कैसी होती है, थाने कैसे होते हैं, ये पूरे एरिया पे आप बोलने को तैयार नहीं हो। क्योंकि वो जब खीरा कटता है तो सब में बंटता है। जी। ये जो पैसा है शराब का, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें वंचित होगा। ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारी और नेता लोग, सभी का इसमें शेयर है और सभी दोषी। और आज सबसे बड़ा दोष गृह मंत्रालय का है और एक्साइज डिपार्टमेंट का है। इन दोनों मंत्रियों पे हत्या का जुर्माना चाहिए, मतलब मुझे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतने लोग कैसे हुए, हत्या हुई है, शराब तो से कह रहे हैं कि लोग बुड़बक बंदूक वाला से सवाल मारते हैं, मत इन्होंने पूछिए। शराब से मारा है। मंत्री जी कह रहे हैं कि बुड़बक वाला सवाल मत पूछिए। ऋषि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं आखिरी टिप्पणी के लिए। बिहार में जितने भी राजनीतिक दल इस बार सक्रिय हैं, सब के सब शराबबंदी के पक्ष में है, सिवाय प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर खुलेआम कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो शराबबंदी सबसे पहले खत्म कर देंगे।
क्या लगता है, शराबबंदी जारी रहनी चाहिए और शराबबंदी जारी नहीं रहनी चाहिए? इतनी बड़ी जान माल की क्षति के बीच क्या बिहार के लोगों के लिए एक चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को ये संज्ञान नहीं है कि बिहार में सबसे बड़े कौन कौन जो बड़े शराब माफिया हैं और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उनको कौन से ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं, कौन इस शराब माफिया मोटा रकम ले रहा है। ये मुझे लगता है कि मैं एक बात ये जरूर मानता हूं कि माननीय नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार मुख्यमंत्री की रही है, लेकिन आपके संरक्षण में इस प्रकार का मतलब डेवलपमेंट होगा तो आरोप आप पे भी लगेंगे और आरोप की चीटें आपके जो 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 एक सफेद कमीज है उस पे भी लगेंगे, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके जिम्मे गृह विभाग है। और तब मतलब बाहर से सब, मतलब बिहार में शराबबंदी है और बाहर से शराबों का बड़ा बड़ा खेप आ रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि 10,000, 20,000, 50,000 कोई आम आदमी इस बिजनेस में लगा सकता है। 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपया जो कोई लगा रहा है, कोई आम आदमी तो लगा नहीं रहा होगा। और जो 100 करोड़ इस बिजनेस में लगाएगा उसका पॉलिटिकल कनेक्शन कैसा होगा आप जानते हैं। तो बिना खाकी और खादी के नापाक गठजोड़ के बिना इतना बड़ा शराब नेक्सस बिहार में नहीं चल सकता है। और शराबबंदी के कारण बिहार को कितना नुकसान हो रहा है, तब जब बिहार से झारखंड अलग हो गया, तमाम रिसोर्सेज झारखंड में चले गए, आपके पास रिसोर्स के नाम पे कुछ नहीं है और उस राज्य में आप शराबबंदी का कानून लागू करते हैं, और लागू करते हैं तो उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो सरकार से अपील है कि शराबबंदी हटाया जाए, कुछ सरकारी शराब दुकानों को शराब बेचने का अधिकार दिया जाए, और जो बड़े शराब माफिया है चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो उस पे आपको सरकारी दुकान को लाइसेंस कसना देने में होगा। मनीष सिसोदिया भीतर चले गए थे। दोनों में तो खतरा है। नहीं, देखिए, आपको दोनों में बैलेंस बनाना होगा। आप इस बात से सहमत हैं? सरकार को राजस्व भी चाहिए। भाव कुछ कह रहे हैं। नहीं, ऐसा है, तुम दोनों चीजें गलत जोड़ रहे हो जी। मनीष सिसोदिया इसलिए अंदर नहीं गए थे कि उन्होंने प्राइवेट को लाइसेंस बहुत पहले ही हो गया था जी। शीला दीक्षित के समय ही प्राइवेट दुकानें दिल्ली में आ गई। जी। इन्होंने सिर्फ एक चेक लिया था एक दारू वाले से चंदे के नाम पे, तो इन्होंने पाप किया। बाकी लोग लॉटरी वालों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेके पुण्यवान बने हुए, तो उसके तो बात में ना जाए। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए, जिसको पीना है पिए। आप देखिए, शराब ये सामाजिक बुराई, किसी भी सामाजिक बुराई को समाज को प्रबोधन करके, समाज को एजुकेट करके आप इसको इरेडिकेट करिए। आप कभी भी किसी चीज का बंदी करके कभी कोई चीज बंद नहीं होती। आप गन पॉइंट पे किसी को नहीं बोल सकते सिगरेट मत पी, आप सिगरेट की कीमतें बढ़ाइए, आप सिगरेट महंगी करिए, आप सिगरेट न पीने के कारण क्या होता है ये समाज में उद्बोधन करिए, लोग सुधर जाएंगे। लोग ये बिल्कुल वही है। उसकी दारू पीने की आदत बरकरार है, आपने डंडा कर दिया, एक ऊपर से मार दिया कि नहीं तुम शराब यहाँ से नहीं बिकेगी, तो वो बिकवाएगा। दूसरी बात है ऋषि, जो एक मिनट, दूसरी बात है ऋषि, ये जो 1,000 5,000 लीटर शराब बनती है, ये कोई छोटे मोटे उद्योग नहीं, बड़ी डिस्टिलरी लगती है इसके लिए 2,000 के लिए। तो ये हो रहा होगा, कहीं बन रही होगी, खुलेआम शराब बन रही होगी, पाउच में पैक हो रही होगी, उसकी भी मशीनें होती है, और वो ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, और चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं, गृह मंत्री को पता ही नहीं, एक्साइज मिनिस्टर को पता ही नहीं, तो फिर ये कर क्या रहे हैं? अरे भाव एक चीज बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सुनिए ना, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। उत्तर बिहार का, मैं जिला नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिला नाम लेंगे तो सब समझ जाएंगे किसके लिए मैं कह रहा हूं। उत्तर बिहार के एक बड़े नेता हैं, वो हर शाम शराब पी के अपने गाड़ी से घर जाते हैं। ये डीएम, एसपी और तमाम पुलिस पदाधिकारी को मालूम है। मैं सीना ठोक के कहता हूं, उस जिले के एसपी डीएम का औकात नहीं है उस मंत्री पे, उस नेता पे कार्रवाई करे। वो हर शाम एक फिक्स जगह से शराब पी के अपने घर जाता है, हर शाम, हर दिन का रूटीन है। और मैं सीना ठोक के सरकार को चैलेंज करता हूं, हिम्मत नहीं है आप उस पर कार्रवाई करेंगे,
के पाठक साहब आए थे ना, एक नेता की बेटी है, पन्ना ब्लॉक में नौकरी कर रही है शिक्षक में, एक दिन भी स्कूल नहीं जाती है, टीचर है। हिम्मत है कोई एसडीएम या डीएम का जाके चेकिंग कर लेगा। अब छोड़िए, नाम नहीं लूंगा मैं, मेरा भी परिवार बिहार में आप रहता सही है। कर रहे हैं जी, बिल्कुल ऋषि जी आप सही कर रहे हैं। और शराबबंदी के बारे में मैं आखिरी टिप्पणी में यही करूंगा, जैसे शराब के लाइसेंसधारी दुकानों को लेकर के भ्रम फैलाया जाता है, उसके लिए एक दूसरा उदाहरण मैं ये दे रहा हूं कि लाइसेंसी आर्म्स रखने वाले यानी बंदूक, राइफल और रिवॉल्वर जिनके पास लाइसेंस होता है, आमतौर पर वो क्राइम नहीं करते। आर्म्स उनको सुरक्षा नहीं देता, बल्कि वो उल्टा उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। मैंने नहीं सुना कि कोई लाइसेंसधारी भाऊ, आपने भी नहीं सुना होगा, ऋषि ने भी नहीं सुना होगा कि कोई लाइसेंसी आर्म्स से जाके क्राइम करता हो। लेकिन जो भी बड़े क्राइम होते हैं, आप देखिए उसमें अनलाइसेंसी, जिन आर्म्स का, जिस आग्नेयास्त्र का लाइसेंस नहीं होता, वही इन्वॉल्व होते हैं। कल को कोई एक बात सरकार बता आए दूं, कहे कि अभिषेक जी एक मिनट थोड़ा रुकूं, ऋषि जी मैं 1 मिनट रुकूंगा आपको। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बिहार में ऐसे भी एक बहुत बड़े नेता की पत्नी रही है जिनको सुरक्षा मिला हुआ था, उस हथियार से क्या क्या हुआ था नहीं, कहना नहीं चाहते इक्का हैं, क्योंकि दुक्का मैं पुख्ता अफवाह सबूत नहीं है, ऋषि जी, पुख्ता सबूत नहीं क्लोजिंग है। रिमार्क हम दे रहे हैं, क्लोजिंग रिमार्क हम दे सरकारी रहे हैं। सरकारी सुरक्षा में लगे हुए बंदूकधारी ऋषि जी, का इस्तेमाल कैसे होता है? ऋषि जी चलिए कार्यक्रम को हम छोड़िए। खत्म कर रहे हैं, ये अपवाद होता है। कल को कोई ऐसी सरकार आए कहे कि सारे आर्म्स लाइसेंस कैंसिल किए जाए, तो कि आर्म्स की वजह से क्राइम होता है। हकीकत यह है कि शराबबंदी पर भी वैसी ही चीजें लागू होती है। जो शराब की दुकानों से शराब खरीद करके लाइसेंसी दुकानों से पीते हैं, वो जहरीली शराब आमतौर पर नहीं पीते हैं। सामाजिक बुराई जरूर है, लेकिन जहरीली शराब पीने से, अवैध तरीके से जो शराब की आपूर्ति हो रही है, उसको पीने से जो जान माल की क्षति हो रही है, उसके केमिकल कंपोजिशन के गलत होने की वजह से जो जान माल की क्षति हो रही है, उसकी भरपाई लाइसेंसी दुकान से पीने वालों से नहीं हो सकती। और ये ज्यादातर अनलाइसेंसी दुकानों से शराब लेना, अवैध तरीके से शराब लेना और पीना, उसकी वजह से समस्याएं ज्यादा बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार को शराबबंदी के फैसले पर निश्चित तौर पर पुनर्विचार करना चाहिए, और बिहार के उन राजनीतिक दलों को भी जो शराबबंदी के फैसले में हाँ मिलाते हैं, उन्हें भी इस बात को लेकर के गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि एक सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए, जहां सुनार की छोटी वाली हथौड़ी चलाने की जरूरत थी गहने बनाने के लिए, वहां आपने लोहार वाला हथौड़ा चला करके सबको सपाट करने की कोशिश की, तो वाकई सिस्टम भी सपाट हो गया है। और इस सपाट सिस्टम में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कानून के डंडे के बूते शराबबंदी को खत्म कर देंगे, शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू कर लेंगे, लोगों को शराब पीना छुड़ा देंगे। नीतीश कुमार एक है, 100 नीतीश कुमार भी आ जाए तो शराबबंदी सफल नहीं हो सकती। यही आज का सत्य है। आज की इस मिड डे मुद्दा कार्यक्रम में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा के लिए अशोक वानखेड़े जी आपने समय निकाला, ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।